इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बताएंगे दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या में होने वाला ध्वजारोहण क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है। इसके बाद बताएंगे दिल्ली ब्लास्ट में आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल का क्या था आटा चक्की मॉड्यूल और क्या था विस्फोटक तैयार करने का पूरा प्लान। 7:26 पर त्रिशूल के बाद सेना के जाबाजों की राम एक्सरसाइज दिखाएंगे जिसे देखकर दुश्मन खौफ में है। 7:30 पर बताएंगे कहां बाबरी जैसी खुदाई में निकली राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति और इसके बाद उस पूरे इलाके में तनाव क्यों फैल गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अयोध्या में होने वाली है, क्योंकि अब से 4 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम वीआईपी मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में योगी प्रशासन के लिए सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है और इसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एक बार फिर अयोध्या में इतिहास का एक और अध्याय लिखा जाने वाला है। 4 दिन बाद अयोध्या में फिर त्रेता युग जैसा नजारा दिखाई देगा। राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के चलते पूरी अयोध्या को 4 लेयर सिक्योरिटी से लैस कर दिया है। आसमान से ड्रोन तो जमीन पर जवान तैनात रहेंगे। पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इस पूरे एरिया की ड्रोन कैमरे से निगरानी यहाँ पर की जाएगी। एआई टेक्निक का यूज किया जाएगा। रामनगरी में बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों की चेकिंग की जाएगी। एसटीएफ, एसएसएफ और योगी फोर्स के जवान सिविल ड्रेस में भी दिखाई देंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए होटल में रुकने वालों का भी सख्ती के साथ वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। राम मंदिर परिसर में यज्ञ के साथ अयोध्या काशी के प्रकांड विद्वान अनुष्ठान करा रहे हैं। महिलाओं ने सरयू तट से 551 कलशों की कलश यात्रा निकाली। इन्हीं कलशों में लाए जल का अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या के साथ ही योगी आदित्यनाथ की एक अग्नि परीक्षा प्रयागराज में भी होने वाली है। जनवरी में माघ मेले की शुरुआत होने वाली है और इसमें देश और विदेश से लाखों सनातनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे और इसके लिए 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री खुद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट का लिंक लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर से मिला। इन शहरों से प्रयागराज की दूरी ज्यादा नहीं है। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकी भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने वाले थे। ऐसे में योगी फोर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके लिए शुक्रवार को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। माघ मेले की तैयारियों के साथ सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी सुरक्षा को लेकर जरा सी भी गलती नहीं चाहते। यही कारण है कि पहली बार माघ मेले में यूपी एटीएस तैनात रहेगी। किला घाट पर 15 दिसंबर तक एटीएस की तैनाती के साथ ही पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद रहेंगे। पिछले माघ मेले से 15% अधिक पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। मेला क्षेत्र में 200 सीसीटीवी से लैस होने के साथ ही एंट्री एग्जिट पॉइंट पर चाक चौबंद व्यवस्था होगी। अब से कुछ दिनों के बाद यूपी एटीएस की जो टीमें हैं उनका यहाँ पर मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये किला घाट की है और यहीं पर यूपी एटीएस का जो एक तरीके से स्पॉट है वो बना दिया गया है। जनवरी में शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। प्रयागराज में महाकुंभ बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ, लेकिन इस बार दिल्ली ब्लास्ट के बाद योगी सरकार की चुनौती बढ़ी है। दिल्ली ब्लास्ट पर डॉक्टर शाहीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सेल बनाने वाली थी। स्लीपर सेल की तर्ज पर बनाने वाली इस बी टीम के लिए 5 शहरों को चुना गया था। यूपी एटीएस की जांच में सामने आया कि टीम में 5-5 व्हाइट कॉलर आतंकी होते। यूपी एटीएस की रडार पर मैडम सर्जन शाहीन की बी टीम आ गई है। आतंकी शाहीन यूपी में स्पेशल 26 टीम बनाने की तैयारी कर रही थी और इसके लिए उसने यूपी के 5 शहरों को टारगेट किया था और इन शहरों में आतंकियों की 5-5 टीम तैयार करने की प्लानिंग थी। हर टीम को जिम्मेदारी भी दी गई थी। मैडम सर्जन को 5-5 लोगों की 5 टीमें बनानी थी। हर टीम में 5 डॉक्टर्स शामिल करना था। हर टीम लीडर को एक HOD कोड दिया जाता, यानी जो उस टीम का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता और उसी के ऑर्डर पर पूरी टीम काम करती। शाहीन स्पेशल 26 के जरिए आतंक की पाठशाला बनाने की तैयारी कर रही थी। शाहीन के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने बकायदा हर टीम में एक HOD नियुक्त किया था। शाहीन ने अपनी इस बी टीम में आरिफ को कानपुर, परवेज को लखनऊ और अदील को सहारनपुर में HOD बना दिया था। हर टीम का HOD सीधे शाहीन से संपर्क कर सकता था।
लेकिन बाकी के टीम मेंबर शाहीन से संपर्क नहीं कर सकते थे, ताकि बाकी टीम मेंबर दूसरे मेंबर्स से कांटेक्ट नहीं कर पाते। जांच एजेंसियां बाकी के 2 शहरों के बारे में पता लगाने की कोशिश में है जो शाहीन के निशाने पर थे, और क्या वहां भी मैडम सर्जन ने HOD बना दिए थे। आटा चक्की का आतंक मॉड्यूल, ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आटा चक्की कैसे बारूदी हो सकती है। दरअसल फरीदाबाद से जुड़ा टेरर मॉड्यूल अस्पताल में डॉक्टर का काम करते करते बम भी तैयार कर रहा था और इसके लिए आटा चक्की का इस्तेमाल कर रहा था। आरोप है कि आतंकवादी मुजम्मिल इसके लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी से केमिकल्स चुराता था और आटा चक्की में अमोनियम नाइट्रेट के साथ पीसता था। देखिए, यही है आतंकियों का वो बारूदी कमरा जिसमें सफेद रंग की बोरियों में 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को भनक न लगे, इसके लिए खुद ही बम बनाना सीख रहे थे और उनकी बम बनाने की प्लानिंग में शामिल थी ये आटा चक्की। ये बड़ा खुलासा हुआ है मुजम्मिल से पूछताछ में। मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया है कि वो फरीदाबाद में अपने घर में आटा चक्की में यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था और जिस केमिकल का इस्तेमाल वो करता था वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। उमर और मुजम्मिल ये दोनों मिलके कॉलेज से लैब के अंदर से केमिकल चुराकर अपने कमरे के अंदर वो लोग टेस्टिंग करते थे। आतंकी मुजम्मिल वैसे तो धौज में रहता था, लेकिन अपने इस प्लान के लिए फतेहपुर तगा में कमरा किराए पर ले रखा था। ये वही कमरा था जिससे 2553 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। यहाँ रखे गए बम बनाने के सामान को वो घर लाता था और यहीं पर आटा चक्की के जरिए उसको पीसता था। मुजम्मिल ने अपने इस आटा चक्की वाले प्लान में एक ड्राइवर का भी इस्तेमाल किया था, जिसे अब हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के इरादे कितने तबाही भरे थे, इसका खुलासा दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हो रहा है। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल से जांच एजेंसियों को ऐसा वीडियो मिला है जिससे ये पता चल रहा है कि किस कदर इनका माइंड वॉश किया गया था, या यूं कहिए कि ब्रेन वॉश किया गया था। इसीलिए जांच एजेंसियां फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मुख्य किरदार डॉक्टर मुजम्मिल की पूरी कुंडली खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक जब मुजम्मिल के मोबाइल से डिलीटेड डाटा निकाला गया तो जांच एजेंसियां भी सकते में आ गईं, क्योंकि अकेले डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 ऐसे वीडियो मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल में जैश चीफ, मसूद अजहर, असगर और बाकी जैश कमांडर समेत कई ISI से जुड़े आतंकियों की जहरीली तकरीरों के ऑडियो वीडियो मिले हैं। 200 में से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम मेकिंग और केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च पर आधारित हैं। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई व कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले मार्केट के वीडियो भी मिले। मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 200 के करीब वीडियो, वैसे वीडियो जो जैसे मोहम्मद से ताल्लुकात रखते हैं, वैसे वीडियो जो भड़काऊ वीडियो थे। विदेश में बैठे हैंडलर एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए मुजम्मिल को बम बनाने के वीडियो भी भेजते थे। सुरक्षा एजेंसियां विदेश में उन हैंडलर्स के बारे में पता कर रही हैं, जिनका कोड वर्ड हंजुल्लाह, निसार और उकासा था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद जांच एजेंसियों का फोकस लखनऊ पर है, सहारनपुर पर है और कश्मीर के बाद अब कानपुर पर भी है। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है कि घटना के दिन कानपुर के 7 मोबाइल नंबर लाल किले से लेकर फरीदाबाद में एक्टिवेटेड थे और फिर एकदम से ये फोन नंबर्स गायब हो गए, या यूं कहिए कि बंद हो गए। जांच में ये पता चला कि इस दौरान इन 7 नंबर से कई मोबाइल नंबर्स पर बातचीत हुई और व्हाट्सएप का भी खूब इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियां अब इन 7 मोबाइल नंबरों की तरफ अपनी जांच को मूव कर रही हैं, जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध मानी जा रही है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इन 7 नंबरों से 22 नंबरों पर कई बार बातचीत हुई है। इस दौरान व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अब इन नंबरों के मालिकों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। कानपुर का इस पूरे मामले से जुड़ा होने के कई कारण सामने आ चुके हैं। पहला, शाहीन ब्लास्ट से पहले भी कानपुर दौरे पर थी। दूसरा, नेटवर्क से जुड़े लोगों का यहाँ 2 पुरानी कारें खरीदना। तीसरा, कानपुर में पढ़ रहे 2 कश्मीरी छात्रों का गायब होना। और अब ये 7 मोबाइल नंबर्स, जिसके बाद अब कानपुर पुलिस डॉक्टर अदिल, डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन को रिमांड पर लेना चाहती है। और अब बात फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े एक और खुलासे की। जब जांच एजेंसियों ने संदिग्ध आतंकवादियों के बैंक खातों की जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। 7 साल में इनके खाते से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है। और आखिरी लेन देन 6 नवंबर को हुई है।
अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि व्हाइट कॉलर टेरर के लिए फंडिंग कहां से रही थी, क्योंकि संदिग्ध डॉक्टरों के अकाउंट की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर परवेज के बैंक खातों से पिछले 7 साल में करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन की बात पता चली है। इन डॉक्टरों के खाते में छोटे छोटे अमाउंट में पैसा भेजा गया था, जबकि 6 नवंबर को ही कई खातों से एक साथ कई लाख रुपए निकाले गए थे। वहीं कुछ बैंक अकाउंट 2021 के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि इन खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम किया गया। कई अमाउंट हर महीने 25 से 28 की तारीख में खाते में डाले गए हैं और निकाले गए। दिल्ली ब्लास्ट का ISIS कनेक्शन सामने आया है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के तुर्की में ट्रेनिंग के दावे ने अब सनसनी फैला दी है। जांच एजेंसियों को शक है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को सीरिया के आतंकी गाइड कर रहे थे, क्योंकि उमर और मुजम्मिल 20 दिन के लिए तुर्की गए थे, जहां उनकी मुलाकात सीरियाई आतंकवादियों के साथ हुई थी, जिनकी मदद से राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे ISIS कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को तुर्की से मदद मिल रही थी, क्योंकि आतंकी मुजम्मिल, उमर और मुजफ्फर 20 दिन के लिए तुर्की गए थे, जहां तीनों आतंकियों की मुलाकात पाकिस्तानी हैंडलर उकासा से हुई थी, जिसने उमर, मुजम्मिल, मुजफ्फर को सीरियाई आतंकियों से मिलवाया था। सीरियाई आतंकियों ने ही दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। यानी देश में ISIS का नेटवर्क फैलाने की साजिश चल रही थी, क्योंकि ISIS के तार अहमदाबाद से भी जुड़े हैं। अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए 3 संदिग्ध आतंकियों में आतंकी सुहेल के घर से ISIS का झंडा मिला, जिस पर धार्मिक लाइनें लिखी थीं। यानी जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट और अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकियों के तार SIS से जुड़े नजर आ रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि देश में बगदादी को जिंदा करने की साजिश चल रही थी। दिल्ली धमाके के बाद से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। कश्मीर में आज एक और मेडिकल कॉलेज में जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची और एक बार फिर मेडिकल स्टाफ के लॉकर्स की जांच की। चेकिंग की तस्वीरें हंदवाड़ा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कई हिस्सों की जांच की। इसमें छात्रों के लॉकर भी शामिल थे। इस दौरान SHO हंदवाड़ा भी मौजूद रहे। इस छापेमारी की शुरुआत अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी, जहां पर एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी। यह राइफल डॉक्टर आदिल अहमद राठर की थी। डॉक्टर आदिल अहमद राठर से जब पूछताछ की गई तो डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। जांच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यहां से कई डॉक्टरों के पकड़ा गया। इसी दौरान दिल्ली के लाल किले के पास धमाका भी हुआ। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट को लेकर कश्मीर की फर्टिलाइजर दुकानों पर भी रेड की जा रही है। कश्मीर की अगर हम बात करें, जितने भी फर्टिलाइजर्स के शॉप्स है उनको लगातार पुलिस चेक कर रही है, उनका डाटा देख रही है। घाटी में डी गैंग को जम्मू कश्मीर पुलिस अब छोड़ेगी नहीं। दिल्ली धमाके के बाद घाटी में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां SOG और CRPF ने आतंक विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि इस इलाके में आतंकवादियों की एक्टिविटीज की जानकारी मिली थी, जिसके बाद SOG और CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने जंगल के हर कोने की तलाशी ली। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान SOG और CRPF के जवान अपनी पोजीशन लेते हुए दिखाई दिए, जिससे आतंकियों के दिखने पर उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके। दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ है, उसके तार जब जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, तो उसके बाद लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है उनमें वृद्धि की गई है। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी यहाँ पर कठुआ के इलाके में चल रहा है। कठुआ जिले में सुरक्षा बलों को संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में हिंदू बच्चों को इस्लामी कलमा पढ़ाया जा रहा था। आरोपी एक मौलवी है जो प्राइवेट स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को इस्लामी तालीम दे रहा था। जो आपके स्कूल में जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची खुद बता रही है कि उसे मौलवी कलमा सिखा रहा था और वो कलमा पढ़ती भी सुनाई दे रही है। गुन्नू बच्चे, जो आपके स्कूल में आपको कलमे सिखाए जा रहे हैं वो बोलो। अल्लाह कलमा तोय्यब, तोय्यब माने पा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन सिखाता था? मौलवी। ठीक है। अब जरा सुनिए
इस हिंदू बच्ची के पिता की घबराहट, जिसने बच्ची को पढ़ने के लिए इस स्कूल में भेजा। कलमे पढ़ रही थी और नमाज पढ़ रही थी, तो छोटी बच्ची है, 4.5 साल की बच्ची है। शिकायत पर स्कूल की प्रिंसिपल का जवाब भी सुनिए। सिर्फ एक पेरेंट्स के स्टेटमेंट पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। बच्ची के पिता ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद जांच टीम ने स्कूल जाकर पड़ताल की तो आरोप सही पाए गए। अब स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। यहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया, लेकिन साथ ही स्वागत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि तस्वीरें हैरान करने वाली है। एयरपोर्ट पर महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहां पर देखिए अपने ही अंदाज में करती नजर आ रही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका पहुंचे, वो तस्वीर है। बिहार चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस अभी उभरी भी नहीं कि कर्नाटक में एक नया बवाल खड़ा हो गया। यहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सीएम कुर्सी की जंग अब लग रहा है कि ऊपर आ गई है, क्योंकि डीके के समर्थक मंत्री और विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि डीके शिव कुमार का कहना है कि मंत्री पद सबको चाहिए और इसीलिए ये लोग दिल्ली मिलने गए हैं, परिवार में कोई कलह नहीं है। तो क्या ये सिद्धा सरकार के लिए खतरे की घंटी है? क्या डीके शिव कुमार अब उन्हें कुर्सी से हटाकर मानेंगे, जिसकी वजह है डीके समर्थक मंत्रियों और विधायकों का दिल्ली पहुंचना और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करना, जिसे डीके का दबाव माना जा रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इसे अटकल कहा। No political reasoning have to be attached to that. Each one of the MLA they themselves have expressed. तो डीके ने इस तंज कसा। All 140 members are eligible to become minister, chief minister, everything they can become. मंत्री एन अच्चल उबरायसामी और विधायक इकबाल हुसैन, HC, बालकृष्ण SR, श्रीनिवास और TD राजेगौड़ा दिल्ली में हैं। 12 और विधायकों के आने की खबर है, जिसकी वजह है सिद्धा का 2.5 साल पूरा होने के बाद भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना। नीतीश कुमार ने भले ही 10वीं बार बिहार की कमान संभाल ली है, लेकिन ये पहला मौका है जब गृह विभाग नीतीश कुमार के पास नहीं है और इस बार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभालेंगे। अब ये फैसला नीतीश कुमार का अपना है या फिर बीजेपी का दबाव? इस फैसले ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। फिलहाल 18 मंत्रियों को उनका विभाग दे दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कद बढ़ा है, उन्हें गृह मंत्रालय मिला है। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग दिया गया है, जिसे बड़ा विभाग माना जाता है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खान एवं भूतत्व विभाग है। मंगल पांडे के पास इस बार भी स्वास्थ्य और विधि विभाग रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है। नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। संजय टाइगर की अगर बात करें तो उनको श्रम संसाधन विभाग मिला है। श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ खेल विभाग मिला है। अगली खबर का रुख करेंगे। ईडी ने अवैध कोयला खनन के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई है और इसमें कैश के साथ भारी मात्रा में सोना, चांदी और गहने बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोयला माफिया शिकंजा कस गया है। जांच एजेंसी ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अवैध कोयला खनन, करोड़ रुपए के कोयला चोरी के शक में ये छापेमारी हुई। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। करीब 100 अधिकारियों और एजेंसी के कर्मचारियों ने सुबह 6 बजे छापेमारी शुरू की। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ है। 500 की इन गड्डियों को देखिए और इन गहनों को देखिए। ये कोयला माफिया का ठिकानों से मिले हैं। झारखंड में 18 जगह तो बंगाल में 24 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। रांची से लेकर धनबाद तक कोयला माफिया के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और दुर्गापुर में कोयला माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई। जांच अधिकारियों के मुताबिक इन मामलों में कोयले की चोरी और हेराफेरी शामिल है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है।
केरल के वायनाड में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। जानकारी मिल रही है कि आरोपी कार में छिपाकर कर्नाटक से इन नोटों की गड्डियों को लाया था और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनके पास से कस्टम विभाग ने 3 करोड़ 15 लाख की नकदी बरामद की, जिसे देखकर अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मेज पर नोटों की गड्डियों का अंबार लग गया, जिन्हें गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। सारी गड्डियां 500 नोटों की थीं। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए का कैश कार में छिपा रखा था, वो भी कार की फर्श में। जब कस्टम विभाग ने जांच की तो कार की फर्श पर नोटों की गड्डियां बिछी थीं। ये नकदी कार के अंदर छिपाकर कर्नाटक से केरल लाई जा रही थी। इस दौरान कस्टम अधिकारियों ने कार में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू हो गई है। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां आरोपी दानिश रोहित बनकर हिंदू युवती को धोखा दे रहा था। हिंदू संगठन के लोगों ने इस आरोपी को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी दानिश ने रोहित बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की थी और उसके फ्लैट पर मिलने के लिए पहुंचा था, जिसकी जानकारी हिंदू संगठन के लोगों को लगी। जानकारी लगते ही संगठन के लोग फ्लैट पर पहुंच गए, जहां आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी पहले तो अपना नाम रोहित ही बताता रहा, लेकिन बाद में उसने सच कबूल लिया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि दानिश लंबे समय से लव जिहाद को अंजाम दे रहा है। आरोपी शहजहानाबाद का रहने वाला है और युवती शहडोल की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर यूनिटी मार्च निकाला जा रहा था। मार्च में बुलडोजर भी शामिल था और इस पर बीजेपी नेता भी सवार थे, लेकिन अचानक नेताजी बुलडोजर से गिर गए। बुलडोजर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मिश्री लाल सवार थे। बुलडोजर से ही पुष्प वर्षा की जा रही थी, लेकिन अचानक नीचे उतरने के दौरान नेताजी का बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन पर आ गिरे। हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल इकोना में हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कई बुलडोजर भी दिख रहे थे। बुलडोजर पर सवार होकर कई नेता मार्च में शामिल हुए थे। इसी दौरान नेताजी हादसे का शिकार हो गए। ऑपरेशन त्रिशूल के बाद भारतीय सेना ने एक और बड़ी सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन किया है। हरिद्वार के दुर्गम पर्वतीय इलाकों में भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का दमखम एक बार फिर नजर आया। यहां जवानों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया। तस्वीरें देखिए। युद्धाभ्यास त्रिशूल के बाद अब राम प्रहार की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। हाई एल्टीट्यूड जोन में आयोजित ये अभ्यास बिल्कुल वास्तविक युद्ध परिस्थितियों जैसा था, जहां सैनिकों ने अपनी टैक्टिकल तैयारी, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और समन्वित ऑपरेशंस को परखा। इसमें पर्वतीय युद्धक टुकड़ियों, विशेष बलों, मैकेनाइज्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, इंजीनियरिंग डिटैचमेंट, एविएशन संसाधनों और संचार इकाइयों ने मिलकर हिस्सा लिया। इस अभ्यास का मुख्य फोकस दुर्गम इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया, इंटरफोर्स कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट की क्षमता को परखना रहा। युद्धाभ्यास के दौरान सेना ने अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया। ड्रोन के साथ नाइट विजन उपकरण, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एआई टूल की ट्रेनिंग ने पाकिस्तान में मुनीर सेना की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तान की आर्मी पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों के उल्लंघन और खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगातार लगते रहे हैं। एक बार फिर बलूच लीडर ने मुनीर सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बलूच हथियार एक्सपर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तान बलूच आबादी के खिलाफ केमिकल और फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो इंटरनेशनल कानून के तहत पूरी तरह से गलत है। इसके बावजूद पाकिस्तान बलूचों को केमिकल मौत देने की नापाक साजिश को अंजाम देने की हिमाकत कर रहा है। बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान की आर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीर ने दावा किया है कि असीम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना बलूच लोगों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। मीर के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स रोजाना 50 इलाकों पर हवाई निगरानी कर रही है। इसमें कलात, खुजदार, मंगचर, बोलन, कोहलू, कहान, चगाई, पंजगुर और नोशकी शामिल हैं। ड्रोन हमलों की भी जानकारी मिली है। पाक आर्मी के हवाई हमलों से कई इलाकों में आग लग गई।
चट्टानों और मलबे पर केमिकल कणों में बदली हुई अजीब चीजें पाई गईं। इससे पता चला कि मुनीर आर्मी ने खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए हैं। इस हरकत के लिए पाकिस्तान पर इंटरनेशनल कोर्ट में वॉर क्राइम और बैन हथियारों के इस्तेमाल के लिए केस चल सकता है। क्या नेपाल में फिर तख्ता पलट होने की शुरुआत हो गई है? क्योंकि एक बार फिर नेपाल जेनजी के प्रदर्शन की आग में जलने लगा है। बुधवार से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट आज भी जारी है। जेएनजी के प्रदर्शन के चलते दूसरे दिन भी पुलिस पर पत्थराव और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस विरोध की आग के चलते 12 जिला के सिमारा में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन कर्फ्यू के बाद भी आंदोलनकारियों के इकट्ठा होने और विरोध का सिलसिला नहीं थम रहा है। दरअसल बुधवार को जेएनजी और सीपीएन यूएमएल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। जेएनजी का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद शुरू हुई आगजनी की लपटें गुरुवार को भी सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को हुए जेएनजी आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प में 6 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। 2 महीने पहले ही नेपाल में सुशीला कार्की को कमान सौंपी गई है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो कहीं न कहीं एक बार फिर तख्ता पलट की ओर इशारा कर रहे हैं। साइबर जालसाजों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों को देखते हुए शुरू किए गए इस ऑपरेशन में महज 48 घंटे के भीतर 700 साइबर क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा गया, जो किसी न किसी नेटवर्क से जुड़कर इन वारदातों को अंजाम देते थे और लोगों को करोड़ों का चूना लगाते थे। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन साइहॉक, यानी कि साइबर हॉक। इसके लिए एक भारी भरकम टीम बनाई गई है, जिसमें स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और दिल्ली के सभी 15 जिलों के 180 थानों की पुलिस शामिल हुई है। 2 दिनों तक चले इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पकड़ी गई है और करीब 700 साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। इस दौरान साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत एफआईआर भी दर्ज की गई है और साइबर क्राइम में इस्तेमाल म्यूल बैंक खाते, म्यूल मोबाइल सिम कार्ड, एटीएम, जाली चेक पर फोकस किया गया है। पुलिस ने ऑपरेशन शुरू होने के 12 घंटे के भीतर 350 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में ले लिया और 48 घंटे होते होते ये संख्या 700 तक पहुंच गई। अब इंतजार ऑपरेशन के फाइनल फिगर का है। मध्य प्रदेश के सागर में जामा मस्जिद के पास जमीन की खुदाई में भगवान राम और माता जानकी की प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। इससे हिंदू पक्ष तो बेहद खुश है। अब मस्जिद के पास मूर्ति स्थापना के लिए एक चबूतरा भी बना दिया गया है। इस दौरान विधि विधान से पूजा कर भगवान को विराजित भी कर दिया गया। हिंदुओं का उत्साह देखिए, कह रहे हैं कार सेवा करेंगे, मंदिर बनेगा, हर हाल में बनेगा। ये हमारा प्राचीन मंदिर, अगर यहाँ निर्माण का रुकता नहीं, आगे निर्माण बढ़ाया जाएगा तो हम लोग यहाँ कार्य सेवा करेंगे। हिंदुओं का दावा है कि जिस जगह खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, वहाँ पहले मंदिर था। मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई, साथ ही बाकी जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस दावे पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। वहाँ पे कुछ निकला ही नहीं जहाँ पे मूर्ति रख के और ये पूजा कराई जा रही है। मंदिर बनाम मस्जिद के पक्ष में हिंदुओं और मुस्लिमों के अपने मत है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश में संभल में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात सामने आई थी। यहां के एक मुस्लिम बहुल गांव हसनपुर में तो 90 बीघा सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों ने यहां एक्शन शुरू किया। 13 सदस्यीय टीम आज यहां पहुंची है, जिन्हें देखते ही ग्रामीणों के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम ने गाँव पहुँचते ही एक घर की पैमाइश शुरू कर दी। 10-50 नाम भी लिख लियो, पीछा लगा रहा है। जिसने कब्जा किया था उसके घर पर लाल पेंट से मार्किंग शुरू कर दी गई। दरअसल गांव में 90 बीघा सरकारी जमीन पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। किसी ने घर बनाए तो किसी ने खेत, जिसकी शिकायत सीएम योगी को जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मिली थी और अब सीएम के निर्देश पर इस गांव में प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। कईयों ने विरोध भी किया और हो हंगामा भी। तो नहीं, जो प्रभावित होते हैं कुछ लोग होते हैं, लेकिन हमारा काम है
सीमांकन करना, कब्जा मुक्त कराना, उसके लिए हम हर उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि निर्देश सीएम योगी का है और साथ में योगी की फोर्स है, तो काम तो रुकने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजमगढ़ में 25,000 के इनामी गैंगस्टर को लंगड़ा कर दिया। प्रदेश में अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और पिछले 12 घंटे में अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर उसी का उदाहरण है। आजमगढ़ में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर आलम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 25,000 के इनामी आलम पर गो तस्करी, गोवंश चोरी और गैंगस्टर एक्ट के तहत 16 मामले दर्ज है। आलम को पकड़ने के दौरान फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, वहीं उसका साथी फरार हो गया। कानपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। झांसी के गांधीनगर इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। योगी फोर्स का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि खुद सीएम ने 24 घंटे पहले कहा था कि अब प्रदेश में अपराध करने वाले लंगड़ा कर चलते दिखेंगे। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ अवैध तरीके से बने कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि नशा तस्करों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया। पहले बुलडोजर से कच्चे मकानों को मलबे में तब्दील किया गया। इसके बाद वहां बने पक्के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि हालात बिगड़ने पर उसे वक्त रहते काबू किया जा सके। पुलिस के भारी बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। किसी को भी आगे आने की इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है और अभी भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसे खाली करवाया जा रहा है। जानकारी मुताबिक प्रशासन ने 130 कनाल सरकारी जमीन खाली कराई, जिस पर नशा तस्कर के आरोपियों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। आरोप है कि ये वही नशा तस्कर है जिन्हें पाकिस्तान से नशा की खेप भेजी जाती है, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान पर कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार कार्रवाई हुई है। यहाँ ओवरब्रिज के नीचे सालों से चल रही दुकानों पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। प्रशासन के यहाँ पहुँचते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि इस बार नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी और इस बार कोई आग्रह या अपील नहीं, सीधे कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक एक करके दुकानें ढाई जाने लगी। टीन से बनी दुकानों को जब्त किया जाने लगा, जो यहाँ पिछले कई सालों से अवैध तरीके से संचालित हो रही थी। इससे पहले कई बार मौखिक तौर पर चेतावनी दी गई थी, लेकिन दुकानदार नहीं माने, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया। कब से आप लोग दुकानें संचालित? भैया 4 साल से मेरी दुकान है यहाँ पे, 4 साल से है, 4 साल से कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। दुकानदारों का आरोप है उन्हें अपनी दुकानें खाली करने का वक्त तक नहीं दिया गया। गौरतलब है कि इन दुकानों की वजह से ओवरब्रिज के नीचे हमेशा जाम लग जाता था। हरियाणा के पानीपत में आज सुबह एक टेक्सटाइल यूनिट में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई। इससे भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों आग बुझाने के लिए मशक्कत करती रहीं। तस्वीरें पानीपत के इसराना क्षेत्र के बलाना गांव से सामने आई हैं, जहां सीआरजी कोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की टेक्सटाइल यूनिट में सुबह अचानक आग भड़क उठी। आग ने कुछ ही देर में फैक्ट्री में रखे कच्चे माल और तैयार प्रोडक्ट को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद मजदूर और वर्कर जान बचाने के लिए तुरंत बाहर भागे और फायर विभाग को फैक्ट्री में आग लगने की सूचना दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया और बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस घटना में सभी लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि आग किन कारणों से लगी, इसकी अभी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाला एक परिवार अफ्रीका के कैमरून में फंस गया। पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी और खुद को बचाने की गुहार भी लगाई। धीरज जैन टूर ट्रैवल्स कंपनी में काम करते हैं। उनका वीजा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी कंपनी ने झूठे आरोप लगाकर पासपोर्ट जब्त कर लिया है, जिससे पूरा परिवार मुश्किल में फंस गया है। मैं धीरज जैन
मैंने कोई गबन नहीं किया। मेरे पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर सकें। धीरज की पत्नी ने बताया कि अब बेटी को दूध पिलाने तक के पैसे उनके पास नहीं बचे हैं। हमारे साथ 1 साल की बच्ची है जिसका दूध फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम उसके लिए दूध, या घर में गैस खाली है तो उसके लिए पैसे हम लोग गैस वगैरह भरवा सकें। धीरज का कहना है कि एक घटना के दौरान उनके पास मौजूद कंपनी के रुपए रास्ते में लूट लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। लूटी गई रकम इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है। इसके बाद कंपनी ने लूट का पूरा आरोप उन्हीं पर लगा दिया और उनका पासपोर्ट भी रख लिया। अब परिवार मोदी सरकार से उन्हें भारत वापस लाने की भावुक अपील की है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट आज क्रैश हो गया और इसमें पायलट की मृत्यु हो गई। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। विमान के गिरते ही इसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार उठने लगा। बताया जा रहा है कि तेजस भारतीय समय के मुताबिक 2:10 पर क्रैश हुआ, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद तेजस से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। फाइटर जेट क्रैश का जो वीडियो सामने आया उसमें डेमो रूटीन के दौरान उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। उसके बाद तेजस जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई, जो देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि तेजस से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने देखते ही देखते आसमान को घेर लिया। इस हादसे को देखकर एयर शो देखने आए लोग दहशत में आ गए। इस भीषण हादसे में पायलट की मौत हो गई। वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की। घटना के बाद कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हादसे के बाद एयर शो को रोक दिया गया है। वहां मौजूद सभी लोगों को एग्जीबिशन एरिया से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एयर शो में तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। भारतीय वायुसेना ने तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है। माना यह जा रहा है कि जांच के बाद ही असल कारणों का पता चल पाएगा। हालांकि तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बाहरी शक्ति के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने दशकों से भारत के LCA तेजस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की कोशिशें की है। कई बार उसने तेजस के विकास के लिए जरूरी सामान को देने से इनकार किया। इसके बावजूद तेजस विमान में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस की ओर से बनाए गए F404 IN-20 जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है और उसने इंजन की आपूर्ति के लिए GE के साथ एक बड़ा समझौता किया है। HAL ने 2021 में GE से 99 इंजनों के लिए $1 अरब का सौदा किया था। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजनों की डिलीवरी में काफी देरी की। सूत्रों के अनुसार माना गया कि अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर भारत के तेजस प्रोजेक्ट को प्रभावित करने के लिए इस डिलीवरी में देरी कराई थी। दुबई की दुर्घटना के बारे में जब तक जांच रिपोर्ट आ न जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ब्राजील के बेलेम शहर में चल रही संयुक्त राष्ट्र की COP30 क्लाइमेट समिट में आज आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान हजारों लोगों को वहां से भागना पड़ा। सम्मेलन के ब्लू जोन में आग लगने से 21 लोग घायल भी हो गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें और मौके पर मची अफरा तफरी। बेकाबू आग की तस्वीरें ब्राजील के बेलेम शहर की हैं, जहां COP30 समिट के एक पवेलियन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग काफी दूर तक फैल गई। भीषण आग लगने से समिट में शामिल होने आए लोगों को वहां से निकालना पड़ा। करीब 200 देशों के मंत्री फॉसिल फ्यूल और क्लाइमेट पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान ब्लू जोन में आग लग गई। इसी जोन में तमाम देशों के पवेलियन, मीडिया सेंटर और बड़े अधिकारियों के दफ्तर बने जलकर खाक हो गए। आग की खबर जैसे ही फैली, डेलीगेट्स, ऑब्जर्वर्स और पत्रकार अपना अपना सामान उठाकर एग्जिट गेट की तरफ दौड़ने लगे। टीवी फुटेज में वेन्यू के अंदर से आग की लपटें और धुआं उठता दिख रहा है। मौके पर मौजूद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रूस में रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ तेल ले जा रही एक मालगाड़ी के 2 डिब्बों में अचानक आग लग गई और इसके बाद अफरा तफरी फैल गई। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब ये तेल से लदी मालगाड़ी अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रही थी।
जिस वजह से ये मालगाड़ी बर्निंग ट्रेन बन गई। हादसे के वक्त ये ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ जा रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन ड्राइवर को जानकारी मिली, उसने तुरंत ट्रेन रोक ली। तेल से भरे वैगन में आग लगते ही लपटें कई फीट ऊपर तक जाने लगी। डर सभी डिब्बों तक इनके फैल जाने और डिब्बों में ब्लास्ट होने का भी था। ये आग गार्ड डिब्बे के ठीक आगे मौजूद 2 वैगन में लगी थी, जिसे फायर ब्रिगेड के जवानों ने ट्रेन से कड़ी मशक्कत से अलग कर लिया। देखिए कैसे एक डिब्बा लुढ़कता हुआ ट्रैक के दूसरी ओर पहुंच गया है। घटना परमक्राई और स्वेर्डलोव्स्क के बीच मौजूद फाटक से गुजरने के दौरान घटी, जिसमें लाखों बैरल तेल स्वाहा हो गया। वियतनाम में कुदरत का कहर देखने को मिला। यहाँ बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई और इससे गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आईं, जबकि सैकड़ों घर इस सैलाब में डूब गए। बाढ़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्योंकि वियतनाम में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसमें गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। यही नहीं, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जहां कार और गाड़ियां चलती थी, वहां सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। बड़ी इमारतों में पानी ने कब्जा जमा लिया। बाढ़ से मकान आधे से ज्यादा डूब गए। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। वियतनाम में बाढ़ की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 50,000 से ज्यादा घर डूब गए। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। 6,000 से ज्यादा पालतू जानवरों की मौत हो गई। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक हैरान करने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। चोर ने स्पाइडरमैन की तरह तारों का सहारा लेकर घर में घुसा और फिर लाखों का सोना और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। बिजली के तारों की मदद से फिर ये फरार भी हो गया। और चोर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं, जिसमें ये स्पाइडरमैन चोर बिजली के उलझे तारों से जाता हुआ नजर आ रहा है। घर में सो रहे पति पत्नी की जब आंख खुली तो उनके मोबाइल गायब थे, लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्हें पता चला कि घर में चोरी हो गई और चोर छत से आने वाले तारों के सहारे सीधे कमरे तक पहुंचा था, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। कमरे में रखी अलमारी की चाबी पास ही थी, जिसे चोर ने आसानी से उठा लिया। इसके बाद उसने अलमारी का ताला खोला और 43 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने के गहने लेकर फरार हो गया। मोबाइल और बाकी सामान जोड़कर कुल चोरी करीब 57 लाख रुपए की हुई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों की फुटेज खंगाल रही है। ये स्पाइडरमैन चोर कौन है, ये पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। अब बात रफ्तार के कहर की। ओवर स्पीड और बाइक रेसिंग के कारण सड़क दुर्घटना की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क दुर्घटना का लाइव वीडियो अब सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 युवक तेज गति से बाइक चला रहे हैं। बाइक लहराती हुई सड़क पर आती है और अचानक अनियंत्रित होकर जोरदार टक्कर हो जाती है। इसके बाद बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ते हैं। आगे वाली बाइक पर जो 2 युवक थे, उन्हें गंभीर चोट लगती है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण ये दुर्घटना हुई है। सड़क दुर्घटना की बड़ी वजह तेज रफ्तार ही होती है, इसीलिए जरूरी है कि ओवर स्पीड और स्टंटबाजी पर कड़ा एक्शन हो, ताकि इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.